नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छे उत्पादन के लिए बोरो धान की फसल में जरूरी कार्य। खेतीबाड़ी के साथ खरगोश पालन से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। प्रदेश में कई किसान बोरो की धान की खेती करते हैं। फिलहाल ये फसल बढ़वार की अवस्था में है और इससे अधिक पैदावार लेने के लिए अभी से ही कुछ जरूरी प्रबंधनों को करना पड़ता है, जिसके बारे में बता रहे हैं बीएसटी जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ शिव कुमार। किसान भाई देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धान जो है भोजन का मुख्य प्रमुख फसलों में जो है, फसलों के साथ साथ जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, जिससे मनुष्य अपनी भोजन का अधिकांश भाग पूरा करता है। बोरो धान की खेती मुख्यतः देखा गया है कि उत्तरी बिहार, उड़ीसा, बंगाल इत्यादि प्रदेशों में, खासकर जहां साल भर जल जमाव रहते हैं, और उस जल जमाव क्षेत्र को अगर हमारे किसान भाई थोड़ा सा जो है प्रबंधन कर ले, समुचित प्रबंधन कर ले और शस्य क्रिया को अपना करके जो है बोरो धान की खेती अगर करते हैं तो एक अच्छा जो है विकल्प के रूप में ये उभर सकता है। किसान भाई बोरो धान की अगर बात करेंगे तो बोरो धान में जो है पानी हमेशा जो है बनी रहे, इसका प्रबंधन आपको उचित प्रबंधन करना पड़ेगा, जिससे आपका जो है पौधा की बढ़वार भी बनी रहेगी और उपज भी जो है आपको अच्छी आएगी। खरपतवारों का शुरुआत से ही अधिक प्रकोप होता है। खरपतवार फसलों के साथ साथ प्रकाश, मृदा जल, पोषक तत्वों तथा वायु के लिए प्रतिस्पर्धा कर उसकी उपज में भारी कमी करते हैं। फसलों को हानि पहुंचाने वाले व्याधियों जैसे कीट, रोग, सूत्रकृमि की अपेक्षा खरपतवारों द्वारा फसलों को सर्वाधिक हानि होती है। अगर खरपतवार नियंत्रण की बात करेंगे तो किसान भाई सबसे पहले खरपतवार के लिए पहली निदाई गुड़ाई जो है रोपाई के 1 महीने बाद तथा दूसरी जो है 2 महीने बाद करें। और अगर ज्यादा मात्रा में अगर खरपतवार होती है तो उसके लिए आप बिस्पाइरिवेट सोडियम 10% EC 0.2 लीटर बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे और छिड़काव करते समय जो है खेतों में जो है 1 से 2 इंच हमेशा पानी लगे होना चाहिए, जिससे जो है अच्छी और इफेक्टिव जो है प्रभावशील दवाई का जो है प्रभावशील उपयोग होगा। इसके बाद किसान भाई अगर खाद और उर्वरक का अगर जो है प्रबंधन की बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा रहती है वो अनुपात में 120, 60 और 40 केजी प्रति हेक्टेयर के अनुपात में देना चाहिए, जिसमें से नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा रहती है तथा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के समय उपयोग करना चाहिए, तथा बचे हुए जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है वो 20 से 25 दिनों के बाद जो टॉप ड्रेसिंग यानी ऊपरी बेसन के रूप में देना चाहिए, तथा आधी मात्रा जो है उसको गाभा के निकलने के समय करना चाहिए। सिंचाई की बात करेंगे तो किसान भाई बोरो राइस की खेत में जो है सिंचाई आवश्यकता अनुसार करते रहना चाहिए, जिससे पौधों की बढ़वार हमेशा बनी रहे। खैरा रोग धान में लगने वाला एक रोग है, जिसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। पौधा बौना रह जाता है और व्याध कम होती है। प्रभावित पौधों की जड़ें भी कत्थई रंग की हो जाती है। यह रोग मिट्टी में जस्ते की कमी के कारण होता है। इसके रोकथाम के लिए फसल पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 2.5 किलोग्राम बूझे चूने के साथ 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रमुख कीट के बारे में, तो इसमें गंधी बग लगने की ज्यादा संभावना रहती है। गंधी बग लगन को कंट्रोल करने के लिए 20 से 25 केजी फोलिडॉल या मिथाइल पाराथियोन 2% या क्विनोलफॉस 1.5% घोल को जो है प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। सुबह के समय दाना बनने के समय जो है छिड़काव करें। तना छेदक कीट धान की फसल में लग जाते हैं। तना छेदक कीट की सुड़िया काफी हानिकारक होती है। यह हल्के पीले शरीर वाली तथा नारंगी पीले सिर की होती है। मादा सुड़े के पंख पीले होते हैं। यह पौधे की गोफ में प्रवेश कर जाती है, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है। कीट पौधे की गोब के तने को काट देती है, जिससे गोब सूख जाता है और बालियों का रंग सफेद पड़ने लगता है।
5% प्रति वर्ग मीटर से अधिक गो मृत होने पर रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफुरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। पत्र लपटक की बीमारी आती है, इसके लिए आप मोनोक्रोटोफॉस 36 EC 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बैक्टीरियल ब्लड, अगर प्रमुख रोग के बारे में अगर बात करेंगे तो बैक्टीरियल ब्लड जो है इसमें ज्यादा मात्रा में लगते हैं, जिसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 50 ग्राम प्लस जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम को मिला करके दोनों को मिला करके छिड़काव करेंगे, जिससे रोग पे नियंत्रण पा सकेंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आज भारत में खरगोश पालन के प्रति किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। भारी मुनाफे को देखते हुए इस बिजनेस को गांव के पढ़े लिखे नौजवान भी बेझिझक अपना रहे हैं। खासकर छोटे व मंझोले किसान इस बिजनेस को करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पूर्वी सिंहभूम के डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा से। किसान भाइयों नमस्कार। पशुपालन में खरगोश पालन एक नया तो नहीं कहेंगे, एक पुराना विषय है, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जब किसान इसको अपनाते हैं तो काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने घर में, हम अपने घर के पिछवाड़े में या हम अपने बड़े फार्म में भी इसका पालन कर सकते हैं। खरगोश चूँकि बहुत ही प्यारा पशु है और इसको मुख्यतः मांस के लिए एवं इसको ऊन के लिए, रेशे के लिए और चमड़े के लिए पाला जाता है। अब प्रजातियों की अगर बात करें तो प्रजातियां ऐसी आप रखेंगे जो आपको बाजार में मूल्य दें और उसको बेचने में आसानी हो। आमतौर पर खरगोश की 2 नस्लें होती हैं। पहली मांस उत्पादन के लिए, दूसरी ऊन उत्पादन के लिए। मांस वाली प्रमुख किस्में हैं जैसे न्यूजीलैंड व्हाइट, सोवियत चिंचला, ब्लैक ज्वाइंट, ग्रे ज्वाइंट इत्यादि। ऊन के लिए खरगोश पालन हेतु स्थान का चुनाव जलवायु, खरगोशों की संख्या एवं सुविधा आदि के अनुसार करना चाहिए। स्थान का अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। आवास स्थान पर रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए। खरगोश पालन के विभिन्न पहलू पे अगर हम लोग बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है नस्ल का चयन। आप उन्नत नस्ल का चयन करेंगे। दूसरा जो इसका बिंदु है इसके आहार प्रबंधन पे। आहार प्रबंधन में आप किचन वेस्ट, वेजिटेबल्स अगर आप खेती करते हैं तो वेजिटेबल वेस्ट, साग सब्जियों का जो बाई प्रोडक्ट है या जो वेस्टेज है उसका हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। फ्रूट्स, फल शामिल कर सकते हैं। अनाज भी देना आवश्यक होता है, तो कंसंट्रेट यानी दाना मिश्रण भी हम लोग इसको इसके आहार में 30 से 40% तक रखें तो उसका प्रदर्शन, उसका ग्रोथ अच्छा प्राप्त होगा। और उसके अलावे खनिज लवण मिश्रण और विटामिन्स और मिनरल मिक्सर्स के साथ का भी आप प्रयोग करेंगे। हल्की नमक भी उसमें डालेंगे तो 2% मिनरल मिक्सर, 1% नमक, कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा के स्रोत करीब 70% एवं प्रोटीन के स्रोत 20 से 25% अगर आप लेके चलते हैं तो आप अच्छा दाना मिश्रण तैयार करके इसका पालन कर सकते हैं। खरगोशों को पिंजरों में रखना व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है। पिंजरों के माध्यम से खरगोशों को एक शेड बनाकर घर के पिछवाड़े या फिर आंगन में आसानी से रखा जा सकता है। पिंजरों को जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए ताकि उनके नीचे से मल मूत्र की सफाई ठीक प्रकार से हो सके। अधिक संख्या में पिंजरे होने पर उन्हें एक के ऊपर एक करके बांस बल्लियों के सहारे रखा जा सकता है। पिंजरे के बीच मल मूत्र को दूसरे पिंजरों पर गिरने से बचाने के लिए ट्रे लगाने के लिए आवश्यक जगह भी छोड़नी चाहिए। खरगोश के पिंजरे का आकार 60 बाई 45 बाई 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वहीं ब्याने वाली मादा का पिंजरा 90 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। प्रसूति हेतु प्रयोग होने वाले नेस्ट बॉक्स का आकार 60 बाई 45 बाई 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार की प्रबंध व्यवस्था से खरगोशों को कम स्थान में रखकर उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा सकती है।
इनके प्रजनन से संबंधित अगर हम बात करें तो इसमें 5 से 6 मादी खरगोश के ऊपर एक नर खरगोश पर्याप्त होता है जो अच्छा ब्रीडिंग दे सकता है। एक मादी खरगोश चूँकि उसका गर्भाकाल काफ़ी छोटा होता है, वो 1 महीने का उसका गर्भाकाल होता है, 30 से 32 दिन का गर्भाकाल में बहुत अच्छा बच्चा देती हैं। 6 से 12 बच्चा देने का उसका एक रेंज है जो औसतन 8 से 10 बच्चे देती है। व्यावसायिक स्तर पर खरगोश पालन में प्रजनन व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। एक खरगोश का गर्भकाल 30 से 32 दिन का होता है तथा प्रसव के दूसरे दिन ही मादा खरगोश को पुनः गर्भित करवाया जा सकता है, परंतु सामान्य दशा में मादा खरगोश से बच्चों को अलग करने के उपरांत ही पुनः गर्भित करवाना चाहिए। इस प्रकार एक मादा खरगोश से 1 वर्ष में 5 से 6 बच्चे प्राप्त कर सकते हैं तथा प्रत्येक व्यांत में 6 से 7 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। खरगोश 6 से 8 महीने के बाद प्रजनन कराने लायक हो जाते हैं। प्रजनन सुबह व शाम के शांत वातावरण में ही कराना चाहिए। मिंटिंग के लगभग 15 से 16 दिन के पश्चात मादा खरगोश का भ्रूण परीक्षण कर लेना चाहिए। और उसके जो चैम्बर में उसका जो कक्ष है उसमें एक छोटा बक्सा नुमा जरूर रख देंगे ताकि जब बच्चा होने के बाद उसमें हम लोग रख सके बच्चों को। बच्चे में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है और बच्चे जैसे ही 20-25 दिन के होते हैं तो वो मुलायम घास खाना प्रारंभ कर देते हैं, तो उनको मुलायम घास, साग सब्जी, फल एवं हम लोग दाना मिश्रण के साथ उनका पालन करेंगे। साफ सुथरा आवास हो, उसका रखरखाव सही हो, नियमित रूप से सफाई हो, तो आप बहुत सारी रोग बीमारियों से बचा सकते हैं। 6 से 8 सप्ताह की उम्र में ये करीबन 1.5 किलो के शरीर भार में आ जाते हैं और 5 से 6 महीने में ये लोग मार्केट वेट पे आ सकते हैं, मैच्योरिटी में आ सकते हैं। एक खरगोश जो परिपक्व है, जिसका वजन 3 से 4 किलो हो चुका है, उसको हम लोग मार्केट में 500-600 रुपया तक में भी बेच सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक अच्छी आमदनी का स्रोत खरगोश साबित हो सकता है। तो किसान भाइयों, अपने इस नए व्यवसाय को आप अपना के स्वरोजगार की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। मसाला की फसल अदरक किसानों को अच्छा लाभ दिला सकती है। बस जरूरत है अदरक की खेती करते समय इसकी उन्नत किस्मों का प्रयोग करें और सही समय पर सही प्रबंधनों को अपनाएं, जिनके बारे में बता रही हैं कृषि वैज्ञानिक सीमा प्रधान। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी किसान भाइयों से कि अदरक की खेती के लिए सबसे पहले वो खेत का चुनाव करें जहाँ दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी हो, और सबसे बड़ी बात है कि खेत में जल निकासी का समुचित व्यवस्था होना चाहिए। मई में खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद रोटोवेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर खेत को धूप लगने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हम लोग उर्वरक की मात्रा सही दें तो प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद 300 क्विंटल और नेत्रजन 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, डीएपी 50 केजी और पोटास लेना है 80 से 100 केजी, क्योंकि पोटास का मात्रा कुछ अधिक है, इसलिए कि जो नीचे में कंद बैठते हैं उसके लिए पोटास बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। और उसके बाद ये देखना है कि अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है तो जिंक सल्फेट और बोरेक्स प्रति हेक्टेयर 20 किलो के हिसाब से डालें। फिर ये और उर्वरक की जब मात्रा खेत में डालें उस समय ये ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों को कि नेत्रजन को उस समय नहीं डालें। बाकी जो हमारा उर्वरक है पोटास, डीएपी और जो सूक्ष्म पोषक तत्व वाले हैं उसको जिस समय हम खेत तैयार करते हैं उस समय डालें, और जो हमारा नेत्रजन है उसको 3 भाग में हम लोग बांट लें। उसके बाद जब सिंचाई करें तब यूरिया का उपयोग छिटने के काम में करें, और ये छायादार जगह में भी लगाया जा सकता है, जैसे बाग बगीचा जहाँ लगे हैं वहाँ भी लगाया जा सकता है। और उसके बाद किसान भाइयों का उन्नत प्रभेद का चयन करना चाहिए। तो उन्नत प्रभेद में बहुत सारे हैं, सुरभि, सुरुचि, सुप्रिया, मरान, नादिया। तो हम लोग 2 वैरायटी
यहाँ हम लोग सजेस्ट करते हैं किसान भाइयों को कि मरान और नादिया लगाइए इसका, क्योंकि उपज क्षमता बहुत ही अच्छा है। इसका मरान का उपज क्षमता 1 हेक्टेयर में 130 क्विंटल से ले प्रति हेक्टेयर 150 क्विंटल है, और नादिया का 200 प्रति क्विंटल से लेकर 250 प्रति क्विंटल हेक्टेयर है। बीज की मात्रा, किस्म और प्रकंदों के आकार पर निर्भर करती है। सामान्यतः रोपण हेतु अदरक को 15 से 25 ग्राम तक टुकड़े जिनमें कम से कम 2 आंखें हो का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों सब कुछ करने के बाद एक गलत करते हैं कि सीड का उपचार नहीं करते हैं। किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी सीड आप खेत तक लाएं, उनको निश्चित रूप से उपचारित करें, क्योंकि उपचारित में कोई खर्च नहीं आती है, और यही उपचारित करने के बाद हमारा इसी जगह 60 से 70% हमारा रोग नियंत्रण हो जाता है। तो सब किसान भाई जानते हैं कि बेविस्टीन आती है और कार्बेंडाजिम आती है। प्रति किलो 2 ग्राम के हिसाब से आधे घंटे तक उपचारित करें। उपचारित करने के बाद घोल से निकालकर आधे घंटे तक छाया में सुखा दें। उसके बाद खेतों में लगाएं। सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि रो की दूरी जो होती है वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और पौधा से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब किसान भाई खेत में अदरक लगाते हैं तो उसको खुला छोड़ देते हैं, तो खुला छोड़ने से हानि होती है। तो खुला नहीं छोड़े। रोपने के बाद उसमें नीम, ये शीशम का हरी पत्ती हो या मकई का डंठल से पूरी तरह उसको ढक देना चाहिए। इससे हमारा जर्मिनेशन 100% निश्चित हो जाती है और जल्दी भी हो जाती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर पूर्वी चंपारण और इसके आसपास इलाकों के किसानों को सलाह दी जाती है कि कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। वर्षा के दौरान हवा की गति तेज हो सकती है। आगामी 4-5 दिनों में हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय सावधानी बरतें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें। गेहूं की कटनी और दौनी के कार्य को प्राथमिकता दें। कटाई के बाद गेहूं को पूरी तरह से सुखा करके भंडारित करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा की फसल में जरूरत के हिसाब से निकाई गुड़ाई करें। भिंडी में फल और प्ररोह विधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के शीर्ष प्ररोह, पुष्प एवं फल को नुकसान पहुंचाती है। इस कीट से बचाव के लिए सबसे पहले क्षतिग्रस्त पौधे के भागों एवं फल की तुड़ाई कर खेत से अलग कर दें एवं इसके बाद मेलाथियान 40 ईसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। मूंग और उड़द की फसलों में सघन रोम वाली सुंडियों की निगरानी करते रहें। यह मूंग और उड़द के पौधों के कोमल भागों को विशेषकर पत्तियों को खाती हैं। इस प्रकार इस कीट से फसल को काफी नुकसान और उपज में काफी कमी आती है। इस कीट की रोकथाम के लिए फसल में मिथाइल पैराथियान 50 ईसी 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल में छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। आम के पेड़ में मिलीबग की निगरानी करते रहें और यह लगातार रस चूसता रहता है, जिससे आक्रांत भाग सूख जाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमेथेड 30 ईसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। दुधारू पशुओं को साफ पानी मुहैया कराएं और उन्हें दिन के समय छायादार स्थानों पर रखें।
आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बिहटा, जिला पटना के हरगोविंद परिहार ने। आपने कद्दू वर्गीय सब्जियों की देख रेख पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में जैसा कि आप जानते हैं लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला और खीरा खास कर आते हैं, जिसकी खेती आप गर्मा के मौसम में अपने खेतों में करते हैं। किसान भाइयों, ये गर्मी का फसल है, इसमें जल्दी जल्दी पानी देने की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, आप ये सुनिश्चित कर लें कि सिंचाई का उपयुक्त साधन होगा, तभी आप ये करेंगे। आप आवश्यकता अनुसार ही पानी दें। जब खेत पूरी तरह सूख जाए, उससे पहले कि पौधे पीले पड़ जाएं, मुरझाने लगे, उससे पहले ही पानी दे देना है। लेकिन बिल्कुल नमी रहते हुए जल्दी जल्दी पानी देने की आवश्यकता कद्दू वर्गीय फसलों को नहीं है। कद्दू वर्गीय फसलों के खेतों में जल भराव नहीं होने दें। जल भराव के कारण पौधों की बढ़वार पर विपरीत असर पड़ता है, इसलिए समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहें। हो सके तो फसलों में ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करें। साथ ही पौधों को सहारा अवश्य दें। इसके लिए जगह जगह पर बांस या फिर लोहे के एंगल लगाकर तार बांधें और उन पर पौधों की लताओं को चढ़ाएं। भारी मिट्टी है, केवाल टाइप की मिट्टी है, तो वहाँ पे पौधे फूल आने के लतर फेंकने की अवस्था में ही सूखने लगते हैं। ये विल्टिंग होता है, इसमें फंगल रोग लग जाता है। वैसी स्थिति में कोई भी सिस्टेमिक फंजीसाइड, कार्बनडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर घोल बनाइए, या ट्यूबेकोनाजोल आता है उसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाइए, और जड़ पे छोटे मग से 1-1 मग हर पौधे के जड़ को जो सिंचाई करने हैं उसके बदले इसी दवा से उसको सिंचाई कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, और 2-3 दिन तक फिर पानी मत दीजिए, फिर उसके बाद सिंचाई कीजिए। तो जो फंगस का अगर अटैक हुआ जिसकी वजह से ये सूख रहे हैं तो आपके पौधे बच जाएंगे। फल मक्खी कीट। मादा कीट कोमल फलों में अपना अंडारोपक गड़ाकर छिलके नीचे अंडे देती है। इन अंडों से पिल्लू निकलकर फल में सुरंग बनाकर फल के गुद्दे को खा जाते हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तथा कमजोर होकर बेल से अलग हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम ग्रसित फसल को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। मेलाथियान 50 EC नामक कीटनाशक की 50 मिलीलीटर मात्रा को आधा किलोग्राम गुड़ एवं 50 लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करें। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।